हाय एवरीबॉडी, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडीज। एग्जाम पास में है तो उसी के लिए रिवीजन वीडियो में डाल रहा हूँ। दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बच्चों को रहती ही है इसमें। तो लेट्स स्टडी। अब सबसे पहले जो इसमें डेफिनेशन आई है वो इसमें स्टैट्यूट क्या होता है। अगर एक बार जो हमारा लॉ राइटिंग में लिखा जाए तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो भी हमारे फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हम राइट्स, कोई लायबिलिटी, कोई फैक्ट रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। ओके, बट डीड क्या होती है? डीड होती है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि लीगली ऑथराइज हो, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं डीड। मतलब नॉर्मल हमने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया राइटिंग में, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, बट अगर हमने उसको लीगली ऑथराइज भी करवा लिया तो इसको हम बोलते हैं डीड। तो इसलिए सिंपली स्टेट किया कि ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट डीड, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट लीगली ऑथराइज नहीं होता है, बट हर एक डीड इंस्ट्रूमेंट होती है। क्यों? इंस्ट्रूमेंट मींस रिटन फॉर्म, और रिटन फॉर्म को लीगल ऑथराइज कर दे तो डीड बन जाती है। तो डीड रिटन फॉर्म में होती है, दैट्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? अगर एक्ट की हम रियल मीनिंग जानना चाह रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। बट हम रियल मीनिंग के बाहर जाके कुछ देखना चाह रहे हैं कि व्हाट वाज द मीनिंग बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एक्ट, देन इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन। ओके, कि एक्चुअल इंप्रेशन से हटके हम कुछ और देखना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। अब इंटरप्रिटेशन में और कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतना सा डिफाइन है कि इंटरप्रिटेशन होता है हमारा प्लेन मीनिंग जो लॉ ने दिया गया है, और हमारा कंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि उसमें हम इंटेंट पता लगाते हैं कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या थी एक्ट को बनाने के लिए। ओके, अब इंटरप्रिटेशन की नीड अराइज क्यों हुई? अब सिंपल सी बात है, नीड इसीलिए अराइज हुई ताकि हम एम्बिगिटी को अवॉइड कर सके, लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है उसको अंडरस्टैंड कर सके, डिफरेंट सिचुएशन को अलग अलग तरीके से हम समझ सके कि ये सिचुएशन है तो लॉ का क्या मतलब हो सकता है, ये सिचुएशन तो लॉ का क्या मतलब हो सकता है। देन मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, अगर मान लो एक वर्ड की या एक सेंटेंस की दो इंटरप्रिटेशन निकल रही है तो इसकी हेल्प से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि क्या सिचुएशन में कौन सी इंटरप्रिटेशन सबसे सही फिट होगी। ओके, तो उसके बाद हमारे आते हैं कुछ रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला हमारा आता है रूल्स ऑफ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। ग्रामेटिकल क्या होता है? एज इट इज, जैसा उसमें लिखा गया है वैसा का वैसा मुझे समझना है। लिटरल और ग्रामेटिकल मीनिंग, प्राइमरी मीनिंग होता है ये, जो नेचुरल और ऑर्डिनरी जो मीनिंग होता है वो हमें बताता है। अब नॉट एप्लीकेबल, अगर मान लो प्लेन मीनिंग में कोई एम्बिगिटी हो, कोई एब्सर्डिटी हो, तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ वही एप्लीकेबल होगा जहां पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो सब कुछ। हाउ टू अप्लाई? कुछ नहीं, सिर्फ कोई वर्ड ऐड नहीं करना, कोई डिलीट नहीं करना, जैसा लॉ ने दिया गया है एज इट इज मुझे उसको रीड आउट करना है। अब इसका मैक्सिम क्या है? एब्सोल्यूटा सेंटेंशिया एक्सप्रेशियस नॉन इंडिकेट। मतलब अगर प्लेन वर्ड एग्जैक्ट मीनिंग हमें दे रहे हो तो उसके अलावा कोई और मीनिंग जानने की हमारे लिए जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा आता है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, जो चाह के ना चाह के, इंटेंशनली इनइंटेंशनली हम हर डेली टू डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। जब हमें ग्रामेटिकल से डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता तो डिजायर्ड रिजल्ट लेने के लिए हम अप्लाई कौन सा करते हैं? रीजनेबल या फिर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, जहां पे जो लेजिस्लेचर इंटेंडेड रिजल्ट ना दे रहा हो, उसकी ग्रामेटिकल सेंस में जो सही से आंसर नहीं दे रही हो, तो उसमें सेंसिबल मीनिंग जानने के लिए मैं ये रूल अप्लाई कर सकता हूँ। एम्बिगिटी को अवॉइड करने के लिए, कोई चीज हमें अनरीजनेबल लग रही है उसको अवॉइड करने के लिए मैं ये यूज कर सकता हूँ। ओके, और लैंग्वेज हमारी सिंपल और अनएम्बिगियस हो और जहां पे एक मीनिंग हो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता। हाउ टू अप्लाई? एब्सर्डिटी है तो मुझे उसकी इंटेंशन जाननी है कि उसकी क्या इंटेंशन है। मतलब ये रूल सिर्फ हम वही यूज करते हैं जहां पे हमें सामने वाले की इंटेंशन जाननी हो। डाउटमेंट फॉल्टी मानते हैं हम। अब अदर पॉइंट्स क्या है? जो लैटिन मैक्सिम है इस पे वो क्या है? अड्रेस मैगिस वेलेट क्वाम पैरेट। मतलब अगर हमें प्लेन मीनिंग से इंटरप्रिटेशन नहीं मिल रही हो तो इट्स बेटर कि उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए, उसको रीजनेबली देखा जाए कि उसके पीछे बनाने की वजह क्या थी। उसके बाद हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस का मतलब ये है कि अगर मान लो दो या दो से ज्यादा प्रोविजंस और वो कन्फ्लिक्ट में हो, मतलब एक ही चीज के बारे में एक रूल कुछ और बोल रहा हो, दूसरा रूल कुछ और बोल रहा हो, तो उसको हम किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे? उनको हमें हार्मोनाइज करना, न्यूट्रल करना है। या तो हम दोनों स्टैट्यूट को फॉलो करेंगे। ओके, मतलब आई एम रिपीटिंग अगेन, कन्फ्लिक्शन कैसी हो सकती है? दो अलग अलग स्टैट्यूट के बीच में, दो स्टैट्यूट जो अलग अलग लॉज है उनके बीच में, या फिर प्रीवियस लॉ और जो न्यू लॉ है उसके बीच में भी कन्फ्लिक्शन हो सकती है। एप्लीकेबल कब नहीं होगा? जब जो कन्फ्लिक्शन है वो रियल नहीं है, सिर्फ इल्यूजरी, मतलब हमें लग रहा है कि
कोई कंफ्यूजन है, बट एक्चुअल में उसकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, वहां पे अप्लाई नहीं होगा। अब हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, हार्मोनाइज मुझे करना है, या तो सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा दोनों को मैं संभाल के रखूंगा, मतलब दोनों को मैं अप्लाई करूं। अगर दोनों में से एक अप्लाई हो रहा है तो एक ही अप्लाई करना है, तो जो न्यूली एडेड है, जो स्पेसिफिक है या फिर जो अमेंडेड है, वो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। गॉट इट। अब आता है सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू का मतलब ये है कि अगर पहले कोई बात लिखी हुई है, अगर उसको प्रिवेल करने के लिए मुझे और कोई चीज डालनी है, मतलब उसको ओवरराइड करने के लिए मुझे एक बात डालनी है, तो वर्ड में क्या जो सब्जेक्ट के ऊपर कुछ चाहे कुछ भी लग रखा हो, बट हमें फॉलो ये करना है, दैट इज सब्जेक्ट टू एनीथिंग मेंशन्ड द पार्टनरशिप डेट, ये फॉलो होगा। तो ये हमने बोल दिया कि पार्टनरशिप डेट में चाहे कुछ भी मेंशन हो, फॉलो ये किया जाएगा। नोट विद स्टैंडिंग, नोट विद स्टैंडिंग का मतलब यह है कि चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो, आपको फॉलो ये करना पड़ेगा। अब नोट विद स्टैंडिंग किसके लिए हम बोल सकते हैं, मतलब कोई सब सेक्शन को हटाने के लिए, कोई किसी और रूल के स्टैट्यूट को हटाने के लिए, या फिर किसी अलग स्टैट्यूट को हटाने के लिए, या फिर कोई और लॉ है हमारा कंट्री में उसको हटाने के लिए, मतलब मुझे जो रूल अप्लाई करना है वो इन सबसे अलग है, तो नोट विद स्टैंडिंग क्या हुआ, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग अप्लाइड इन एनी प्रीवियस एक्ट दिस रूल विल बी अप्लाइड, कि पुराने वाला कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, नए वाला एप्लीकेबल होगा। देन विदाउट प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस का मतलब होता है हानि पहुंचाना, विदाउट प्रिजुडाइस मतलब पुराने वाले को या किसी और को हानि ना पहुंचाते हुए ये भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब उसमें बोथ प्रोविजंस को हमें होल्ड करके चलना पड़ेगा, चाहे वो पुराने वाला हो, नए वाला हो, स्पेसिफिक वाला हो, जनरल वाला हो। तो वहां हम वर्ड यूज करेंगे विदाउट प्रिजुडाइस। सुनो, जब मुझे एक अवॉइड करना हो, दूसरा लेना हो तो सब्जेक्ट टू, ओके, और जब मुझे दोनों ही करने हैं तो विदाउट प्रिजुडाइस द प्रोविजन ऑफ गिवन प्रीवियस एक्ट, अगर आप ऐसे बोलो विदाउट प्रिजुडाइस द फोरगोइंग प्रोविजंस, कि जो पहले प्रोविजंस दिए गए हैं उनको नुकसान ना पहुंचाते हुए ये भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा। उसके बाद हमारा आता है मिसचिफ रूल। मिसचिफ रूल क्या कहता है, इन केस अगर मान लो हमारा जो स्टैट्यूट है वो हम इंटेंडेड रिजल्ट नहीं दे रहा हो और हमें कंस्ट्रक्शन में सही से नहीं अप्लाई हो रहा हो, तो मैं उस टाइम पे जो भी सिचुएशन थी, तो वहां पे मैं देख के भी पता लगा सकता हूँ कि स्टेट ऑफ सिचुएशन उस टाइम पे क्या थी। मतलब कभी एब्सर्डिटी हो तो जिस टाइम पे लॉ बना था उस टाइम पे रिक्वायरमेंट क्या थी इंडिया की, उस टाइम पे माहौल कैसा था, उससे भी हम अपने कंफ्यूजन अवॉइड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारा आता है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ये है, अगर कोई हमारा ऐसा एक्ट बना हुआ है जो किसी भी सोसाइटी को या किसी सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन को, प्रिविलेज को मतलब फेयरली ट्रीट नहीं कर रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो उस वर्ड को अवॉइड करने के लिए कोई बेटर मीनिंग लेके आने को बोलते हैं बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। मतलब इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, मतलब जिन पीपल्स को अवॉइड किया गया है, जिन पीपल को फेयरली ट्रीट नहीं किया जाता, उनको भी राइट देना उस लॉ का। मतलब बाय फोर्स लैंग्वेज ऐसी डल गई कि वो किसी सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन को शो कर रही है कि सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, बेशक से लैंग्वेज वैसी हो कि जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन को बोलता है, बट अगर कोई स्पेसिफिक लॉ पास नहीं हुआ है तो वो सबके लिए माना जाएगा, किसी एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए वो नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन मतलब अगर डिजायर्ड रिजल्ट हमें नहीं दे रहे तो किसी वर्ड को भी मैं एलिमिनेट और रिप्लेस कर सकता हूं। जैसे कहीं पे वर्ड एंड यूज हो रखा है और वहां पे और लगना है तो वहां पे और लगा सकता हूं मैं, और कहीं पे और यूज हो रखा है वहां पे एंड लगना है तो मैं उसको भी चेंज कर सकता हूं। एंड हमारा होता है कंजंक्टिव और हमारा होता है डिसजंक्टिव। कंजंक्टिव क्या होता है, मिला के कोई चीज देखना, और डिसजंक्टिव क्या होता है, दोनों चीज अलग अलग। और होता है तोड़ने के लिए, एंड होता है मिलाने के लिए। ओके, और फिर हमारा होता है मस्ट एंड शेल। अब मस्ट क्या होता है, जो हमें करना ही करना है। मे क्या होता है, डिस्क्रिशनरी है कि उसको चाहत है कि वो करना चाहे तो वो कर ले, वरना वो छोड़ भी सकता है। इसीलिए मस्ट सिग्निफाइज मैंडेटरी प्रोविजन एंड मे सिग्निफाइज फॉर डायरेक्टरी प्रोविजन। एडजस्टेंट जेनरिस, जेनरिस का मतलब क्या है, अगर हमारे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आ रहे हैं जैसे जूस, ऑरेंज, पाइनएप्पल जूस, ऑरेंज जूस, मौसम्बी जूस, अब कोई जनरल वर्ड ऐड हो रहा है एक्सेट्रा, तो इस जनरल वर्ड का क्या मतलब होगा, मतलब बेसिक सी बात ना, वर्ड का क्या होगा, नहीं सिर्फ जूस ही होगा। मतलब एडजुटेंट जनरल क्या बोलता है कि जिस जनरेशन से वो जनरल वर्ड बिलोंग करता है उस जनरल वर्ड का मीनिंग वही माना जाएगा। क्लास ऑफ कैटेगरी से हम पता लगाएंगे कि उसका क्या मतलब है। उसके नोसेटिव एसोसिएस, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो दो वर्ड इकट्ठे जोड़े गए हैं तो दूसरे वर्ड का मीनिंग उसके पहले वाले वर्ड से पता लगाया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्लांट एंड
अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मुझे नहीं पता कि इस प्लांट का मतलब क्या। प्लांट के दो मतलब होते हैं, एक तुम्हारा पौधा हो गया, ठीक है, और एक हमारा हो गया मशीन। अब मैं क्या लगाऊं इसका मतलब, अब यहाँ पे ट्रीज लग गया तो यहाँ पे पौधा आ गया। अगर यहाँ पे मैं मशीन लगा दूं तो ये क्या बन गया, प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर कोई वर्ड हमारा एसोसिएट है, एनालोगस है, तो वहां पे मुझे जो अदर वर्ड्स है उसके कलर से, मतलब उसको देख के मुझे दूसरे का मीनिंग निकालना पड़ेगा। गुड, आप लोग रीड कर सकते हो, सिर्फ पढ़ने की ये चीजें है। और फिर हम और अच्छे से डिटरमाइन करने के लिए कस्टम और यूसेज भी देख सकते हैं कि कैसे प्रचलित है, क्या माहौल है इंडिया का, या फिर कैसे ट्रेडिशन चली आ रही है उस रूल के लिए, ये सब। उसके बाद हमारा आता है प्रेम्बल, लॉन्ग टाइटल शॉर्ट टाइटल। कभी कभार जैसे अब हमारी ही है कंपनीज एक्ट, नाम से भी हम पता लगा सकते हैं, या फिर जैसे आईसीए है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये लॉन्ग टाइटल हो गया, तो इससे मुझे पता चल सकता है कि जरूर ये एक्ट किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डील करता होगा। प्रेम्बल क्या होता है, जो स्कोप, ऑब्जेक्ट और पर्पस बताता है, इससे भी हम समझ सकते हैं, हेडिंग से भी समझ सकते हैं, जो डेफिनेशन दी गई है डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं। डेफिनेशन दो तरह की होती है, पहला हमारे होता है एक्सटेंसिव और दूसरी रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव वो जो उस पर्टिकुलर चीज को बताए, एक्सटेंसिव वो जो किसी और चीज को भी उसमें ऐड करे। हम पढ़ेंगे आगे इसमें। इलस्ट्रेशन मतलब हर एक टॉपिक के बाद इलस्ट्रेशन दिए गए ताकि हम उस एक्ट को और अच्छे से समझ पाए। प्रोवाइजो, अगर मुझे एक्सेप्ट करना हो किसी चीज को तो प्रोवाइडेड दैट लगा के उस चीज को मैं एक्सेप्ट करके अलग से एक्सेप्शनल क्लोज डाल सकता हूं। इसको हम सेविंग क्लोज से बोलते हैं कि उसके अलावा मुझे कुछ और चीज लिखनी है। एक्सप्लेनेशन और डिटेल में होता है शेड्यूल्स, मार्जिनल नोट्स एक्ट एज ए होल, मतलब शेड्यूल क्या होता है, जो अलग से मार्जिनल नोट दिए जाते हैं कि आप इनको पढ़ के और बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। शेड्यूल क्या होता है कि अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग भाग में डिवाइड कर दें ताकि हर एक चीज का बाइफरकेशन और एक्सप्लेनेशन हमारे पास रहे। अब फिर होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन दो आई है यहाँ पे, पहला हमारा रिस्ट्रिक्टिव, दूसरा एग्जॉस्टिव। रिस्ट्रिक्टिव कौन सी बोली जाती है, जिसमें मेंस वर्ड इंक्लूड होता है। एग्जॉस्टिव कौन सी, जिसमें और चीजें भी इंक्लूड हो सकती है, दैट इज मींस एंड इंक्लूड्स। और एक्सटेंसिव और इंक्लूसिव किसको बोलते हैं, जहां पे इंक्लूड वर्ड यूज हो। एम्बिगुअस क्या, जहां पे मुझे कोई भी ऑर्डिनरी मीनिंग नहीं मिल रहा हो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस मीनिंग, एम्बिगुअस डेफिनेशन। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री पढ़ के भी हम ले सकते हैं, प्रीवियस लॉ को पढ़ के भी हम डाउट सोल्व कर सकते हैं। यूसेज मतलब किस तरह से ट्रेडिशन चला आ रहा है उसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं। अर्लियर लॉ का प्रीवियस लॉ है उसको भी हम समझ सकते हैं। एनालॉगस लॉ मतलब कोई लॉ जुड़ा हुआ है उससे, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, और आप कह सकते हो अपना साइबर क्राइम कह सकते हो आप, जो कि इन ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाया गया है। तो उन दोनों को एनालॉग करके जोड़ के मैं पढ़ सकता हूँ कि एक्चुअल मीनिंग उसका क्या है। डिक्शनरी, जो एक्चुअल मीनिंग है डिक्शनरी हम ले सकते हैं फाइंड आउट। कोर्ट के डिसीजन कोई पास हो रखा है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, तो वो हम देख सकते हैं। कोई फॉरेन डिसीजन पास हो रखा है तो वो भी हम देख सकते हैं। पर इसमें आपको ये देखना है कि इंडियन डिसीजन से मुझे बेटर एक्सप्लेनेशन मिल रही है तो मुझे फॉरेन डिसीजन को अप्लाई करना जरूरी नहीं है। ओके, तो ये था हमारा कंप्लीट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। जल्दी में वीडियो लेके आऊंगा जनरल क्लोज एक्ट की और फेमा की, और डिटेल देन पढ़ते रहिए। बस एग्जाम्स आपके नियर बाय ही है, जितना मेहनत हो उसको मेहनत करिए, दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि ये 10 दिन ही होते हैं जो बच्चे का रिजल्ट डिटरमाइन करते हैं। इसी में आप पता लगाते हो कि आप लोग पास होने वाले हो, फेल होने वाले हो। तो जितनी भी आपके अंदर जी जान है वो सारे लगा दीजिए और अपने आप को पास कैटेगरी में काउंट कीजिए। सो आज के इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।